हाय। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सी बुक का 10 चैप्टर। उससे पहले अभी तक हम पूरे कैलकुलेशन या पूरे हर एक एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके हैं पूरे 9 चैप्टर्स की। लेटेस्ट सी बुक जो कि यशवंत कानिटकर के थ्रू लिखी गई है, उसके सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सब कुछ सोल्व कर चुके हैं, हर एक क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहला जो चैप्टर था उसका था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था सी का। उसके अंदर आइडेंटिफाई करा था कि सी के इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखे जाते हैं। सेकंड चैप्टर में लिखा था कि टाइप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंस टाइप कितने होते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप कितने होते हैं। थर्ड चैप्टर था हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने इफ एल्स के बारे में स्टडी करा था, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में स्टडी करा। फोर्थ चैप्टर था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग ली जाती है, जिसके अंदर की रिपीटेशंस ऑफ ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद में आ गया था इटरेशन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके हमने फिफ्थ चैप्टर में हमने करा था व्हाइल लूप के ऊपर स्टडी। सिक्स चैप्टर के अंदर था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन, जिसके हमने फॉर लूप पढ़ा, डू वाइल लूप पढ़ा, नेस्टेड लूप पढ़ा, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड के बारे में कंप्लीट स्टडी करी, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करे। उसके बाद में आता है हमारे पास में केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने स्विच केस के बारे में कंप्लीटली स्टडी करा, सारे क्वेश्चन उसके सोल्व करे। उसके बाद में चैप्टर 8 है हमारे पास में फंक्शन, जिसके अंदर हमने जाना कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स कितने तरीके होते हैं, पैरामीटर कैसे टाइप करते हैं, फंक्शंस क्यों लिखते हैं, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसके बाद हमने देखा पॉइंटर्स, पॉइंटर के अंदर कि किस तरीके से मेमोरी एड्रेस को हम एक्सेस करते हैं। एक फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप तो केवल एक ही वैल्यू की हो सकती है रिटर्न तो, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना हो तो किस तरीके से हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, इनके डिफरेंस क्या यूज होते हैं, किस जगह पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इनके सभी एक्सरसाइज को हमने सोल्व करा था। तो अभी तक कंप्लीट हम 9 चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 क्या है? रिकर्जन। जैसा कि उसका नाम ही है कि कोई चीज बार बार रिपीट करना। तो जैसे कि रिकर्जन के अंदर होता है व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ फ्रॉम विद इन इट्स बॉडी इट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन का प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास में जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम होती है, लेंथी प्रॉब्लम जो होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। तो छोटे टास्क में जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे, खुद की जो फंक्शन, एक फंक्शन जो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया, वो अगर अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने लग जाए तो उसे कहते हैं रिकर्जन, मतलब कि खुद ही खुद को कॉल करे। जस्ट लाइक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। ए फ्रेश सेट ऑफ वेरिएबल आर क्रिएटेड एवरी टाइम ए फंक्शन गेट्स कॉल। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये होता है कि जब भी फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो वो वेरिएबल का एक सेट अपने आप रिकॉल कर लेगा। हर बार वेरिएबल नए डिक्लेयर होंगे, नए सेट होंगे। तो इस तरीके से रिकर्जन चलता है। एडिंग टू मेनी फंक्शंस कॉलिंग देम फ्रीक्वेंटली मे स्लो डाउन द प्रोग्राम। रिकर्जन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टास्क इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, ए को बी कॉल कर रहा है, बी को ए कॉल कर रहा है, मतलब रेगुलरली आपस में जब कॉल करते रहते हैं तो इस तरीके के फंक्शंस को कई बार लिखना पड़ता है। तो वो जब काफी ज्यादा कोड हो जाता है तो आपके पास में उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रिकर्जन का यूज केवल इसीलिए करते हैं कि आपके पास में कोड ऑफ लाइन्स कम हो जाती हैं। जैसे कि रिकर्जन का एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ कोड यहाँ लिखा हुआ है, उस कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद में ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, तो ये वापस से एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया रिकर्जन। अब रिकर्जन यूज क्यों करते हैं? खुद को ही कॉल करने के लिए। लेकिन रिकर्जन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, अदरवाइज तो हमारा सिस्टम क्या डेडलॉक में फंस सकता है, इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस सकता है। सबसे पहली जो स्टेप होती है डिफाइन ए बेस केस, मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शन के अलावा रिकर्जन फंक्शन की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास में कैसी कंडीशन जरूर होगी कि उस कंडीशन को टच करने के बाद में हमारा रिकर्जन फंक्शन का कॉलिंग या एग्जीक्यूशन खत्म होकर के जो कर्सर है, ये पॉइंटर जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो उससे बाहर निकल जाएगा। और सेकंड आता है डिफाइन ए रिकर्सिव केस। हमारे पास में जो प्रॉब्लम है उसको छोटे पार्ट में तोड़ के कौन से पार्ट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है ये हम उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। एंश्योर द रिकर्जन टर्मिनेट। रिकर्जन कंटिन्यूअसली चलता ना रहे, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर डलती है जिसको के बाद में टर्मिनेट हो जाता है। कंबाइन द सॉल्यूशन। रिकर्जन जब भी चलता है एट लास्ट में वो सारे जितने आउटपुट्स आएंगे उन सबको ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फैक्टोरियल है,
उसके फंक्शन के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये पता लगता है। अब रिकर्जन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रिकर्जन के थ्रू जो भी प्रोसेस होता है उसको हम इटरेशन के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इसके अंदर इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। रिकर्जन को हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, थ्योरेटिकल से ज्यादा। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं इंट num CLRSCR क्यों यूज करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये हमने कर दिया गेच फंक्शन को। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट के अंदर नंबर ले लेते हैं एक बार, तो printf एंटर एनी नंबर, ठीक है। स्कैन अप के अंदर उसको कीबोर्ड से स्कैन करवा लिया हमने, %d यहाँ पे आ गया %num। अब हमें जो भी नंबर एंटर हो रहा है उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास सीधा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा और माइनस माइनस होता हुआ चला जाएगा। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर फैक्ट, ठीक है। अब यहां हमने कर दिया क्या, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई नम। तो देखिए इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है इसके अंदर, आउटपुट में चेक करेंगे printf फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज कितना दिखते हैं हम यहाँ पे %d और यहाँ लिख दिया हमने फैक्ट। इसको हमने रन करवाया, कुछ वैल्यू इनपुट में ले रहा है, हम मान लीजिए कि हमने 4 दे दिया था, 4 का फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कि 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा 30528। ये क्यों आया, क्योंकि हमने फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रखा है हम नंबर से, लेकिन फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू कुछ आ रही है गार्बेज, तो उस वैल्यू के साथ में ये चला गया, तो यहाँ पे हमें इसको असाइन करना पड़ेगा 1। अब इसको जब आउटपुट करेंगे हम तो ये हमारे पास में और करा तो आउटपुट में देखिए 24। अब हमारे पास में रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। अब इसकी जगह पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, इंट फैक्टो। ये इंट में अपना नंबर इनपुट के अंदर लेगा, इसको मैं सेव कर देता हूं ch10.c के नाम से। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं इंट फैक्टो, इसके अंदर आ गया इंट नम। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट फैक्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इफ नम इज ग्रेटर देन 1 है या इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या कर देगा मेरे को ये 1। एल्स क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाई फैक्टो क्या कर देगा num -1, और यहां में रिटर्न में क्या कर देगा फैक्ट। अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर बाई ऑफ नंबर बाई लूप ये आया है, और यहां पर हम यूज कर लेंगे printf फैक्टोरियल ऑफ नंबर बाई रिकर्जन इज %d, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे फैक्ट नम यहाँ पे हम पास कर देंगे। F2 मैंने सेव कर दिया, अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए मैंने 4 डाला है,
फैक्टो मैंने कॉल करा, यहाँ पे प्रिंट नम रिटर्न 1 आ गया, एल्स नम -1। ओके, फैक्ट के अंदर क्या चला गया, नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टो -1, रिटर्न में चला गया फैक्ट, और ये GETCH। ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। इसको वापस मैं रन कराता हूँ। रन कराया मैंने 4। एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ नंबर बाय लूप इज 24। और इफ नंबर इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज फैक्ट के अंदर क्या डाल देगा, ये नम मल्टीप्लाइड बाई फैक्टो नम -1, वो रिटर्न में चला जाएगा फैक्ट। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है। प्रिंटफ /n%d, यहाँ पे आ गया नम, ये इसको मैंने कर दिया क्लोज। कंट्रोल F9, ये करा 4। ये हमारे पास में इनफाइनाइट लूप के अंदर जाके फंस रहा है। प्रिंट नम के अंदर चला जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको नम ये आ गया है। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम, नम को माइनस माइनस कर देते हैं ऑलरेडी, तो ये नम जाएगा कैसे, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं एक num1। तो num1 के अंदर क्या डाल देंगे, इनिशियली नंबर की वैल्यू को डाल देंगे, num1 इक्वल टू नम, और यहाँ पे फैक्टो के अंदर पास कर देते हैं हम num1 को। अब हम इसको चेक कराते हैं। कॉल करा हमने, तो ये आ गया 4321। ओके, अब देखिए ये कर दिया मैंने फैक्ट, और ये कर दिया मैंने फैक्ट, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है F2। अब इसको जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा था, इसकी वैल्यू को यहाँ से मैंने हटा दिया। अब देखिए आउटपुट के अंदर क्या आता है। आउटपुट मैंने 5 लिखा, तो देखिए फैक्टोरियल बाय लूप जो था ना, वो एक अननोन नंबर आ रहा है, क्योंकि ऐप के अंदर उसने गार्बेज वैल्यू यहाँ पे ले रखी थी। उस गार्बेज वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन फैक्टोरियल जो फंक्शन था उसने गार्बेज वैल्यू नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, क्योंकि जब भी ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, जब तक कि रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर नहीं चला जाता है। तो सबसे पहले फैक्ट के अंदर इसको कैलकुलेट करेगा 4 के साथ में, फिर चलाएगा 3 के साथ में, फिर जाएगा 2 के साथ में, फिर जाएगा 1 के साथ में। क्यों, किस तरीके से जाएगा, इस वो देखिए, अगर हम इसको हर स्टेटमेंट के बाद में इसको प्रिंटफ में चेक करेंगे, प्रिंटफ %d, यहाँ पे कर दिया मैंने फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 0। तो देखिए हर स्टेप के बाद में बताएगा कि ये तो %d आ गया, और ये आ गया मेरे पास %d। यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू बता देता हूँ। देखिए ये मैंने पाइप करा फैक्टोरियल नंबर, हाँ सॉरी, पाइप करा। देखिए जब नंबर 5 था तो भी फैक्ट की वैल्यू 0 आई है, 4 था तो भी 0 आई है, 3 था तो भी 0 आई थी, 2 आया तो भी 0 थी। जब हमने स्लाइड के अंदर बताया कि लास्ट में कैलकुलेट करता हो जाता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, लास्ट में उसको सम कर देता है। तो रिकर्जन फंक्शन क्या कर रहा है, जब वैल्यू 1 आई है तो वैल्यू 1 के बाद आने के बाद में रिटर्न 1 करा, तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, उसको फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कितना आ गया 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 1 को तो आ गया 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 2 से तो आ गया 6, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 3 से, फिर 5 को डिवाइड मल्टीप्लाई करता है फैक्टोरियल 4 से। तो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर कैलकुलेशन करता हुआ जाता है, तो उस तरीके से आती है। तो इसके अंदर हमें क्या है, एक तो हमें इनिशियल इसको वापस से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं। दूसरा कि जब देखिए वाइल के अंदर तो क्या कर रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा है।
लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करा कि डिक्रीमेंट करा हुआ अलग से, ये केवल फंक्शन था। ये जो फंक्शन था उसी फंक्शन के अंदर हमने बार बार कॉल दिया। ये जो n-1 करा है, ये किस में करा है? ये तो हमने फंक्शन के अंदर कॉल करने के लिए नंबर पास करा है और इसके अंदर किसकी वैल्यू को असाइन करा है। और ये कंडीशन चेक करी, ये इसकी बेस लाइन है कि कब इसका रिटर्न का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, कि बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो क्या हुआ इस तरीके से कि नंबर ऑफ लाइन्स कम हो जाती है रिकर्जन को यूज करते हुए, लेकिन और इटरेशन के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि भाई एक फंक्शन है, यहाँ पर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर एक बार कर दिया वही सारी चीजें बार बार यूज हो रही है। लेकिन अब जब इसके अंदर भी हमने चेक करा था कि फैक्ट की वैल्यू हर बार 0 0 0 चली जाती है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फैक्टो जो वेरिएबल फंक्शन आ रहा है, हर बार जब ये खुद को कॉल करता है तो ये हर बार फैक्ट की नई कॉपी जनरेट कर लेता है और लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में जाता हुआ उसके ऊपर कंप्लीट करता है। तो क्या होता है डिफरेंस फैक्टर रिकर्जन का यूज केवल इसलिए करते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स कोड कम हो जाती है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि मेमोरी कंज्यूम ज्यादा करता है। और क्योंकि हर बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर नए तरीके से करता है, हर बार उसकी कॉपी जनरेट करता है। प्रोग्रामर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इटरेशन या लूपिंग का यूज करना बहुत बेटर होता है, क्योंकि वो उनके अंदर परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है। ठीक है, तो ये होता है रिकर्जन के खुद ही खुद को कॉल करना। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इसके अंदर में बोला गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, की प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका आउटपुट क्या आएगा। तो प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले सबसे हमें क्या पहले चेक करना पड़ता है क्या प्रोग्राम सही लिखा हुआ है कि नहीं है। तो इंक्लूड stdi.h एक नॉर्मल हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इंट मेन फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप डिफाइन करा इंट, तो क्या रिटर्न स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिल गए हैं। इसके अंदर हमने प्रिंट टाइप के अंदर लिखा है सी, ये स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद में हमने मैन को कॉल कर लिया, तो इसका आउटपुट क्या कहते हैं कि मैन फंक्शन ने खुद को कॉल कर लिया, तो ये आ गया रिकर्जन। रिकर्जन आ गया मतलब कि बार बार खुद को कॉल करता रहेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन इसने खुद को कॉल कर लिया है। और जब भी रिकर्जन का यूज होता है तो उसके अंदर क्या आता है कि हमेशा बेस लाइन होनी चाहिए जहां पर कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाए, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई बेस लाइन नहीं है। तो ये और प्रिंट क्या करेगा सी टू इट दैट सी सर्वाइव्स, ये इनफाइनाइट लूप प्रिंट करता हुआ रहेगा और हमारा प्रोग्राम अल्टीमेटली क्रैश होकर के बंद होगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट, तो इसके अंदर भी हम चेक करते हैं stdi.h इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करिए, बिल्कुल सही है। मेन फंक्शन का इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन डेफिनेशन हो गई है। रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न के अंदर 0 कर दिया है। ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मतलब कि मेन फंक्शन की बॉडी तो सही है। अब उसके बाद जा रहे हैं इंट i इक्वल टू 0, एक वेरिएबल डिक्लेयर है विद इनिशियलाइजेशन 0, i की वैल्यू कर दी हमने 0। i प्लस प्लस कर दिया तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब क्या करा इफ i इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है, तो अभी इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब क्या करा printf c adds wings to your thoughts एग्जिट 0 मेन फंक्शन। अब वापस से मेन फंक्शन ने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा कि ये गया प्रिंट करेगा सी एड्स विंग्स टू योर थॉट, उसके बाद में हो गया एग्जिट, एग्जिट मतलब कि प्रोग्राम से बाहर निकल गया। तो उसकी बेसलाइन होगी कि ये खत्म हो गया, मेन फंक्शन तो यहाँ पे कॉल ही नहीं हुआ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि एक बार प्रिंट करेगा क्या सी एड्स विंग्स टू योर थॉट और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो मेन फंक्शन ने मेन फंक्शन को कॉल करा, वैसे ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस होता है कि मेन फंक्शन को आपस में रिकर्जन के अंदर कॉल नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी गलती होती है हमारा प्रोग्राम क्रैश होने की तरफ बढ़ जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है A 5-digit positive integer is entered through the keyboard. Write a recursive and a non-recursive function to calculate sum of 5 digits. हमारे पास में फंक्शन क्या बनाना है कि 5 डिजिट का नंबर जो है हमें कीबोर्ड से इनपुट में लेना है और उसके सभी डिजिट्स का सम करना है 3, 4, 5 इस तरीके से इसका आउटपुट शो करना है रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू और नॉन रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से एक एक डिजिट को अलग करने का क्या प्रोसेस होगा। 1, 2, 3, 4, 5 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आउटपुट में हमारे पास में क्या आएगा 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 के ऊपर अप्लाई करता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास में 5। तो हमें क्या करना है कि एक एक डिजिट अलग किससे हो जाएगी मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करने से और
हर इटरेशन के अंदर उसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, नंबर को रिप्लेस कर देंगे डिवाइड बाई 10 से। इस तरह के प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम सीधा हमारे प्रोग्राम के ऊपर चलेंगे, किस तरीके से रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। फंक्शन हमें बनाना है एक रिकर्सिव सम का, फॉर्मल पैरामीटर उसका हो गया इंट, एक होगा नॉन रिकर्सिव, उसका भी पैरामीटर क्या होगा इंट। वॉइड मेन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, GTCS फॉर होल्डिंग द स्क्रीन, CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। ठीक है, अब हमें एक नंबर लेना है, इंट नंबर, जो इनपुट में लेंगे हम कीबोर्ड के थ्रू। printf एंटर एनी 5 डिजिट नंबर। स्कैन अप में क्या करेंगे, इसको स्कैन कर लेते हैं, %d यहाँ पे कर दिया %num। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर दिया और इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि अभी तक का प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं आई है। तो अब इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो करते हैं इंट नॉन रिकर्सिव सम। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक नंबर। कहां से कहां तक चलेगा, जब तक नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 रहेगी तब तक। इफ नंबर वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या, नम इक्वल टू कितना हो जाएगा, नम के ऊपर डिवाइड कर दिया 10 से। उससे पहले नम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम निकालना है हमें। एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे सम, इनिशियली कर दिया उसको 0 से इनिशियलाइज। ये हम करेंगे कितना, सम इक्वल टू सम प्लस नम। एक एक डिजिट निकालने तो मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और रिटर्न में हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, सम। ठीक है, अब इसको आउटपुट चेक करके देख लेते हैं क्या आउटपुट सही आ रहा है हमारा। printf सम ऑफ डिजिट बाई नॉन रिकर्सन इज %d। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, जो फंक्शन था उसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, नॉन रिकर्स सम। इसके अंदर पास कर दिया मैंने नम, F2 करा, कंट्रोल F9 कर देता हूँ। उससे पहले न्यू लाइन बिट कर देता हूँ इसको कन्वर्ट, कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5। आउटपुट में क्या आएगा, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। मतलब ये तो हमारा सही चल रहा है। अब हम आ जाते हैं नॉन रिकर्सिव के ऊपर। तो नॉन रिकर्सिव तो हो गया, अब हम आ जाते हैं रिकर्सिव के ऊपर। रिकर्सिव सम, इसके अंदर भी क्या आएगा, इंट नम। वही इसके अंदर भी क्या करेंगे, वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे सम, इनिशियलाइज कर दिया हमने किससे, 0 से। कब तक चलता रहेगा, इफ नम इक्वल टू 0, तो रिटर्न में क्या कर देगा ये 0। एल्स क्या करेगा हमारे पास में, सम इक्वल टू सम प्लस नम डिवाइडेड बाई 10। और नम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, नम डिवाइडेड बाई 10। रिकर्जन ने खुद को कॉल कर लिया। और यहाँ पे हम बाद में क्या कर देंगे, रिटर्न में सम। सेम जैसे उसको कॉल करा था, इसको भी कॉल कर लेते हैं। printf /n सम ऑफ डिजिट बाई रिकर्जन इज
परसेंट डी, ये आ गया हमारा रिकर्जन सम, और ये आ गया हमारा नम। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ डिजिट बाय रिकर्जन इज 5। 5 क्यों आया? क्योंकि लास्ट एक डिजिट रह गया, इसके अंदर कुछ गड़बड़ रह गई है। हम चेक करते हैं हमारा रिकर्जन फंक्शन। सम इक्वल टू सम प्लस नम के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, तो नम इक्वल टू नम बटा नम डिवाइडेड बाई 10, रिटर्न 0। इफ नम इज इक्वल टू 0 तो सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10। ये इसने दे दिया हमको लास्ट के अंदर 5। 5 क्यों दिया? क्योंकि जैसे हमने लूप के अंदर काम करा था वैसा हमने यहाँ पे कर दिया कि सम इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू सम प्लस 1, बट ये रिकर्जन नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट हो गया। तो अब हम रिकर्जन के लिए क्या करेंगे, इसको तो हटा देते हैं। रिकर्जन के अंदर तो खुद स्टैक के ऊपर काम करता, तो क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम, इसके अंदर तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा हमारा फंक्शन। जो नंबर आ रहा है उसके अंदर डिवाइडेड होने के बाद में ये अपने आप इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, अनडिफाइंड सिंबल सम। ओके, तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 3 4 5 15 एंड 15 क्यों हुआ ये? क्योंकि रिकर्जन ने अपने आप ही रिकर्जन को कॉल कर लिया। रिकर्जन का कंसेप्ट ये कहता है लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.B। इस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ए पॉजिटिव इंटीजर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। एक नंबर हमें एंट्री लेनी है कीबोर्ड के थ्रू। राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, मतलब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है जो नंबर इनपुट आएगा कीबोर्ड के थ्रू। मॉडिफाई द फंक्शन सुटेबली टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर रिकर्सिवली, मतलब कि पहले तो हमें कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना है, कीबोर्ड के थ्रू इंटीजर नंबर। उस नंबर का सबसे पहले हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में हमें जो फंक्शन है उस फंक्शन को कन्वर्ट करना हमें रिकर्जन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर जैसे मान लीजिए कि हमने नंबर एंट्री करा 18, तो 18 को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं मिनी 2 से लेकर के एंड तक लेकर जाते हैं जब तक कि उसको डिवाइड होता रहता है। जैसे कि 2 है, 18 है, 18 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो ये क्या आ गया 9। फिर उसके बाद 9 को वापस से हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब कि इसका प्राइम फैक्टर 2 नहीं हुआ। उसके बाद हम 3 से करेंगे, नहीं, उसके बाद हम 3 से करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 3। अब जो 3 बचा है 3 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आ गया हमारे पास में 1। अब आप बोलेंगे 1, जैसे ही अगर आपके पास में रिमाइंडर के अंदर 0 आ जाता है और जो नंबर है कन्वर्ट हो जाता है 1 के अंदर, तब तक आपको डिवाइड करते हुए रहना है, तो उसका निकल जाता है प्राइम फैक्टर। कि किसी भी नंबर को किसी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये एक मैथमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के थ्रू तो हमें केवल इसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए नंबर था, एक नंबर तो हमने कीबोर्ड के थ्रू ले लिया और फैक्टर जो था ये प्राइम फैक्टर हम मान रहे हैं इसको, तो प्राइम फैक्टर की शुरुआत 2 से करते हैं, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइडेड होता है, इसलिए 1 को स्किप करके 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। और नंबर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 18, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये जो फैक्टर है अगर ये प्राइम फैक्टर होगा तो नंबर के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे हम फैक्टर के साथ, तो ये होना चाहिए इक्वल टू 0। और इस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। अगर 1 है तो वहां पे इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा कि अब प्राइम फैक्टर इसका आगे नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइडेड होगा और 1 प्राइम फैक्टर के अंदर काउंटेबल नहीं होता है। तो क्या निकाला हमने
कि इसको डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारे पास में नंबर कन्वर्ट नहीं हो जाता 1 से। और अगर मान लीजिए कि 2 से डिवाइडेड नहीं होता ये जो, तो 2 को क्या कर देंगे हम फैक्टर 3, 2 के बाद में नंबर आएगा 3, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, 6 से करेंगे, जब तक कि हमारे पास में उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आ जाता। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले सेव कर देते हैं हम। चैप्टर 10 का बी का बी है, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट में काम आती है। इंक्लूड conio.h void main। इसके बाद हम करते हैं हम सबसे पहले clr scr, ये कर दिया हमने गेच। अब हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है जिसको कि हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट नंबर जो हम इनपुट में लेंगे, और दूसरा ले लेते हैं फैक्टर जो कि फैक्टर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट में ले लेते हैं नंबर को, प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, जो नंबर आएगा ये इनपुट में आ जाएगा। स्कैन अप करा हमने %d, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई %d होता है। यहाँ पे लिख दिया हमने m%n नम। तो ये तो हमने ले लिया इनपुट। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या काउंट करना था कि नंबर जब तक 1 से ग्रेटर देन है तब तक ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलेगा। कौन सा नंबर चलेगा कि इसको डिवाइड करना है फैक्टर से, कहां से कहां तक। सबसे पहले हमारे पास में फैक्टर जो नंबर इसको नीचे किससे करना है हमें 2 से, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है, और 1 तो हर किसी से, 1 को तो हर किसी से 1 का डिवाइडेशन हर किसी में कर सकते हैं। ये करेंगे नंबर, नंबर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर, किसके ऊपर फैक्टर के ऊपर। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये होगा हमारा प्राइम फैक्टर। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फैक्टर को क्या करेंगे हम फैक्टर प्लस 1 कर देंगे कि भाई 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, 4 से 5 करो। और अगर 0 है तो क्या करेंगे हम प्रिंटफ में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना है हमें, तो इसको % डिस्प्ले में दे देंगे कि भाई ये इसका प्राइम फैक्टर है। ये आ गया 2। अब इसके बाद में जैसे 2 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा, नंबर जो है नंबर को डिवाइड कर देते हैं हम फैक्टर से, तो ये हमारा नया नंबर बन गया है। और फैक्टर जो है 2 था 2 ही रहेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन हर बार इसको वापस से हम सेट कर देंगे 2 से। क्यों, जैसे मान लीजिए कि एक बार 2 हो गया, 3 से डिवाइड हुआ, तो 3 से डिवाइड होने के बाद वापस हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो होने तो 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे चला जाएगा और हमारा एग्जैक्ट नंबर निकल करके नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब इसको हम सेव करके रन कराने की कोशिश करते हैं क्या आता है। नंबर जैसे मान लीजिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे 18, तो 18 क्या है 2, 3 एंड 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 18। तो ये इसके प्राइम फैक्टर निकल के कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें प्रोग्राम में क्या बोला गया था कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको कन्वर्ट करना है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। अब इसको इसकी जगह पे मान लीजिए कि आप हम कर देते हैं 208, तो देखिए इसने निकाल के देती है हमको इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा हमें, वॉइड प्राइम फैक्टर। इसके अंदर क्या होगा, एक तो होगा नंबर और ये होगा फैक्टर। अब इसको हम
इम्प्लीमेंट कर देते हैं void प्राइम फैक्टर। कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा इंट नम, ये हो गया हमारा इंट फैक्टर। ठीक है, अब एज इट इज जो हमारा जो हमने फंक्शन ऊपर लिख रखा था, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे, क्योंकि इससे तो हमें बाहर निकलना है, इसका यूज हमें नहीं करना है। और यहाँ पर हम जैसे नंबर आएगा तो उसको हम कॉल कर लेंगे प्राइम फैक्टर को। कैसे कॉल करेंगे? फर्स्ट नंबर में तो क्या करना, फर्स्ट पैरामीटर तो क्या है, नंबर, और सेकंड पैरामीटर क्या, फैक्टर। फैक्टर की शुरुआत करनी है हमें कब से, 2 से। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास में 2। अब हमें नंबर का निकालना है फैक्टर। अब हमें इसको वाइल लूप का यूज नहीं करना, हमें रिकर्जन का यूज करना है। रिकर्जन का यूज करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए, इफ अगर नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो ही ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज तो ये रिटर्न कर जाएगा, खत्म यहां से। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या जाते हैं हम, नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, इफ नम के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करा, फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट में क्या करना है, प्रिंट एफ %d, और ये हो गया फैक्टर अप्लाई। ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, वापस इसके आगे वाले फैक्टर को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम, प्राइम फैक्टर। क्या चला जाएगा, नंबर के अंदर डिवाइड कर दिया किसको, फैक्टर से, और यहाँ पे चला गया फैक्टर, जो कि फैक्टर की वैल्यू थी हमारी। या इसको बोल देते हैं फैक्टर की वैल्यू हो गई 2। और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एल्स प्राइम फैक्टर, फंक्शन खुद को कॉल करना है। कैसे, नंबर जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, फैक्टर +1 हो जाएगा। ऐसे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। अब इसको हम रन करा करके चेक करते हैं क्या हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आता है जैसे कि हमें होना चाहिए था। नंबर डाल दिया मैंने 18, तो 233 आउटपुट से ही आ गया हमारा। अब मैं डालता हूं इसको, मान लीजिए 38 डाल रहा हूं, तो कितना आया, 2 and 19। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। इसको हमने नॉर्मल वाइल लूप का यूज करके जब हमने करा था तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी, और उसी चीज को हमने इंप्लीमेंट कर दिया रिकर्जन फंक्शन के थ्रू। हमने कहा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो ही ये वाला काम करेगा, अदरवाइज तो फंक्शन हमारा बंद हो जाएगा कि इसके बाद में कुछ आपको करना नहीं है, और यहां से ये सारा काम चलता रहेगा। फैक्टर फैक्टर कैसे निकला है, अगर डिवाइड हो रहा है तो हमने बता दिया कि प्राइम फैक्टर है, अगर नहीं है तो फैक्टर को आगे बढ़ा दिया, 2 के बजाय 3 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, 4 को 5 कर दिया, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता, प्राइम फैक्टर निकल गया। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमारा टास्क नहीं था, हमें इंप्लीमेंट करना था प्राइम फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग लूप एंड यूजिंग रिकर्जन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.C। इस क्वेश्चन में भी बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू ऑब्टेन द फर्स्ट 25 नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। इन ए फिबोनाची सीक्वेंस द सम ऑफ 2 सक्सेसिव terms gives the third term. Following are the first few terms of the Fibonacci sequence। ये जो दिया हुआ है हमारे सामने एक सीक्वेंस है फिबोनाची जिसका नाम है, उसको हमें जनरेट करना है। इसके आइटम्स 2 3 5 8 13। तो देखिए, वैसे तो जनरली पूछा जाता है क्या मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज के लिए। मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोग्रामिंग नॉलेज के लिए, लेकिन अब जैसे मैथमेटिकल ये क्वेश्चन आ गया, इसको इंप्लीमेंट करना तो इसके लिए आपको मैथ्स चाहिए। इसके लिए मैथ जरूरी नहीं है कि मैथमेटिशियन हो, आपके सामने जब भी कोई बंदा प्रॉब्लम लाएगा तो उसको आपको सोल्व करने के लिए उसका तरीका भी बताएगा। प्रोग्रामिंग के पार्ट में केवल इतना सा होता है, लेकिन हम क्वेश्चन है हमारे सामने,
हम बीटेक के स्टूडेंट हैं या बीसी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इसको सोल्व करना आना चाहिए। फिबोनाची सीक्वेंस हमारे सामने ली हुई है कि 1 1 2 3 5 8 ये है। इसको अब जब हमारे सामने एग्जाम्पल दे दिया है तो उसको सोल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स यहाँ पर हमें लॉजिक चाहिए यहाँ पे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बोला कि मान लीजिए nth नंबर का कोई भी टर्म है, nth टर्म जो होगी वो कैसे होगी, n माइनस टर्म प्लस n माइनस 2 नंबर की जो टर्म होगी उन दोनों का सम। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास में 1, ये है हमारे पास में सेकंड नंबर, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये 6 एंड ये 7 नंबर की टर्म है। तो इसके लिए जैसे बोला जाए तो जब हम बात करेंगे ये 13 कैसे आया, तो 13 कैसे आया, ये होगा कितना, 6 टर्म का 6 प्लस 5, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 6 नंबर पे क्या है 8, 5th नंबर पे कितनी है 5, मतलब कि 13 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर परफेक्ट बैठ गया है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि जो 6th नंबर की जब टर्म आ रही है हमारे सामने वो किस तरीके से आनी चाहिए, इसका आना चाहिए कैसे, 5th प्लस 4th, 5th पे क्या है 5, इसके ऊपर कितनी है 3, ये आ गया 8, मतलब ये नंबर निकल के आ रहा है हमारे सामने जो एकदम परफेक्ट है। तो हमारे सामने लॉजिक बनता हो जा रहा है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब जैसे सेकंड नंबर की है ये, तो सेकंड नंबर की है तो इसके ऊपर एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए प्लस फर्स्ट माइनस 1 के हो गए, 0 नंबर पे जो टर्म होगी वो आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे कितनी आ रही है 1, 0 नंबर पे क्या है 0, कुछ भी नहीं आ रहा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब उसी तरीके से इसके ऊपर जाने के लिए क्या आना चाहिए, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, n माइनस 1 क्या है 0 प्लस 0, तो इक्वल टू तो 0 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 1। तो हमारे पास पहली कंडीशन तो क्या हो गई है, अगर टर्म नंबर अगर 1 है या 1 से कम है तो हमारे पास में आउटपुट में हमें डिस्प्ले में क्या देना है 1। सेकंड टर्म जब करेंगे तो हमारे पास में ये आ गया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब तक सेकंड टर्म है तब तक केवल हमको 1 ही डिस्प्ले दे, फर्स्ट के ऊपर भी सेकंड के ऊपर भी, और थर्ड से वो प्रीवियस कैलकुलेशन स्टार्ट कर दे। तो ये हमारे पास में नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो गया कि किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसको हम यूज करना है रिकर्सिव फंक्शन का इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे सी के प्रोग्राम के अंदर। आई होप कि आपको फिबोनाची सीक्वेंस किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से प्रिंट होता है, ये समझ में आ गया होगा। जो हमने लिखा है यहाँ पे उसी को हम प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर कुछ और नहीं करेंगे। लॉजिक हमारा डेवलप हो चुका है, इसको हम सेव कर देते हैं। चैप्टर 10 B_C.C, यस, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इंक्लूड conio.h यूज करते हैं हम किसके लिए, CLR SCR एंगेज फंक्शन इसके अंदर होते हैं, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ CLR SCR का यूज क्या होता है, फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन कंसोल या टर्मिनल के ऊपर जो आउटपुट शो करना है उसके लिए। अब हमारे पास में जो प्रोग्राम है वो जो टारगेट है उसका क्या है, प्रिंट फर्स्ट 25 नंबर ऑफ फिबोनाची। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 आइटम्स तक हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फॉर, मान लीजिए कि हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 25, आई प्लस प्लस, ये हमने कर दिया। अब ये हमारे पास में 25 आइटम तक तो हमारा पूरा सीक्वेंस रन हो गया है, लेकिन अब इसको हमें करना है रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कॉल। तो कोई नंबर ऐसा होगा जो कि हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन बना दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया फिबोनाची आइटम, ये हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या, रिटर्न टाइप उसका इंट था तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे, उसके बाद में नाम आ गया फंक्शन का आइटम, पैरामीटर कौन सा था ये, नम, मतलब कि कौन से नंबर का या किस सीक्वेंस को प्रिंट करना है,
तो देखिए हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमें क्या करना है, प्रिंट क्या करना है 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1। एल्स क्या रिटर्न करेंगे, FIB आइटम num -1, ये प्लस कर दिया हमने, FIB आइटम num -2। ये हो गया हमारा सिंपल सा फंक्शन फिबोनाची को प्रिंट करने के लिए, जो हमने नोटपैड के ऊपर डिस्कस करा था, उसको जस्ट हमने उसको लिख लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करना तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रिंटफ यूज करेंगे। प्रिंटफ हो गया, किस तरह का हमारे पास में वेरिएबल लिया, इंटीजर है। इंटीजर है तो उसका मॉडिफायर क्या होगा, %d। क्या प्रिंट करना है हमको, FIB आइटम कौन से नंबर का, आई नंबर का। ये हमारे पास में सिंपल सा हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि हमारे पास में आउटपुट क्या आता है। 3 एरर आ गई है, अनडिफाइंड सिंबल, ये यहाँ पे नहीं मान रहा है, इसको हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिया हमने, 0। देखिए ये इसने प्रिंट करा है, लेकिन डिस्प्ले सही लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ स्पेस दे देते हैं इसके अंदर, /t, कंट्रोल F9 करा हमने, 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 इस तरीके से प्रिंट करता हुआ हमारे पास में लेकर के आ गया, और लास्ट में -19168 इस तरीके देने लग गया, क्योंकि आउट ऑफ रेंज चला गया है। आउट ऑफ रेंज चला गया है तो उसके लिए तो सबसे पहले तो हमें इंट से इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या तो लॉन्ग होता है, क्या इंट होता है, क्या शॉर्ट होता है, कि डेटा टाइप की जो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी चला जाता है, जो गार्बेज वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले में चला जाता है, देने लग जाता है, तो उसका क्या रीजन है और किस तरीके से होता है, इसको हम डिप्ले करेंगे %LD से। इंट हमारे यहाँ चला गया, लेकिन आउटपुट में हमारे पास में रिटर्न में क्या देगा, लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट दे रहा है तो हम यहाँ पे भी लॉन्ग इंट करेंगे, सेव कर दिया, कंट्रोल F9। ये हमारे पास में 25 आइटम्स आ गए, लेकिन हमारे पास में एग्जाम्पल में क्या था, 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 1 2 3 5, ये हमारे पास में 1 से आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको स्टार्ट हम कर देते हैं 0 से। ये आ गया 1 1 2 3 5 8 13, इसको मैच करा लेते हैं जो हमारे पास में दिया हुआ था रिक्वायरमेंट, 1 1 2 3 5 8 13 21, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम चाहते थे, तो हमने फिबोनाची सीक्वेंस को हमें प्रिंट करवा दिया। अब इसको किसी भी नंबर तक आप प्रिंट करवा सकते हो। अभी अपने 25 दिया है, 25 को अगर आप 15 कर दो तो 15 तक प्रिंट हो जाएगा। इसको आप डायनामिक भी कर सकते हो कि आप कितने नंबर तक की प्रिंट करवानी फिबोनाची से, तो उसका नंबर इनपुट में ले सकते हो स्कैनअप के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हमने यूज करा है इसके अंदर क्या, रिकर्सन। रिकर्सन के देखिए काम कैसे कर रहा है, हमने तो यहाँ पे यूज करा है FIB आइटम। FIB आइटम के अंदर जाने के बाद हमने क्या करा है, इसको अगर 1 से लेस देन है तो रिटर्न कर दिया 1, अदरवाइज FIB आइटम ये और ये दोनों आइटम्स को बार बार कॉल करते हैं। ये जैसे आएगा तो पहले n-1 के लिए अपने को कॉल करेगा, FIB आइटम n-2 के लिए अपने आप को कॉल करेगा, उनको जो आउटपुट आएंगे उन दोनों को सेव करके अपने आप को रिटर्न में कर देगा। इस चीज को या इस तरह के फंक्शंस को या इस तरह की प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डेफिनेटली रिकर्जन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वाइल लूप या फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करने के अंदर इसके अंदर बहुत सारी काम करने पड़ेंगे, बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगी। इस तरह के स्पेशली इस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए रिकर्जन टाइप का ही यूज करता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.D। इस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, प्रोग्राम बनाना है हमें। ए पॉजिटिव इंटीजर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, मतलब एक नंबर को हमें कीबोर्ड के थ्रू इनपुट में लेना है। राइट ए फंक्शन टू फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर, और जो नंबर हम एंटर करेंगे उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको निकालना है। कैसे, विदाउट यूजिंग रिकर्जन एंड यूजिंग रिकर्जन। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बेसिकली तो ये जो टॉपिक आता है नंबर सिस्टम के अंदर आता है कि जहाँ पे हम एक नंबर बेस को दूसरे नंबर बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, डेसिमल का कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 20 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 के अंदर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे 2 से।
तो जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ गया 0। उसके बाद में क्या करेंगे 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से और वो आ जाएगा यहाँ पे 10। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नंबर क्या चेंज हो गया 10, 10 के ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 2 के ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। यहाँ पे क्या करेंगे अब 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया यहाँ पे 5। यहाँ क्या करेंगे 5 मॉड्यूलर ऑपरेटर 2, ये क्या है यहाँ पे 1। यहाँ क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो सी के अंदर आंसर भी हमारे पास में इंटीजर ही आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आएगा 2। अब बच गया हमारे पास में 2, 2 के ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई करा 2, तो आउटपुट में क्या है हमारे पास में 0। यहाँ पे क्या आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1 मॉड्यूलर ऑपरेटर 2, तो कितना आ गया 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0। तो जब तक नंबर 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो अल्टीमेटली हमने जो नंबर रखा था नंबर इक्वल टू था 20, और हर स्टेप के साथ में नंबर क्या चेंज होता जा रहा है, ये नंबर बनता जा रहा है हमारा कितना, ये नंबर में हमारा चेंज होता हुआ चला जा रहा है, इस तरीके से नंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन गया। और जब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर निकला 0101, क्योंकि बाइनरी नंबर के अंदर 0101 होता है, इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं। तो जब हम वैसे सी प्रोग्राम के तो प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा 00101, बट इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 20 का इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा, कितना होगा 10100। ये है बाइनरी इक्विवेलेंट इक्वल ऑफ 10 डेसिमल 20 डेसिमल। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम इसको विदाउट रिकर्जन करेंगे, नॉर्मल हम लूप के थ्रू करेंगे, वैसे तो इसको इम्प्लीमेंट करने का हम एरे के थ्रू कर सकते हैं, बट अभी तक हमने एरे के ऊपर डिस्कशन नहीं करा हमारी सीरीज के अंदर, तो हम एरे का यूज कर नहीं सकते। एरे का जब नेक्स्ट अगला चैप्टर आएगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो तब तक हम इसको केवल नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे लूप के थ्रू। लूप के थ्रू पहले हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम एक और फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर ये जो नंबर आ रहा है इसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज से ऊपर, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आप डेसिमल के थ्रू इसको प्रिंट करवाते हुए जा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अभी हम केवल इसको इस तरह की फॉर्मेट निकाल लेंगे और सीधा आजूम कर लेंगे भाई इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट कर दिया हमने, तो ये उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और रिकर्जन के थ्रू भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से इसको यूज करा जाता है। तो चलिए हम हमारे प्रोग्राम के अंदर चलते हैं, क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले तो हम इसको सेव कर देते हैं, चैप्टर 10 b_d.c एस इंक्लूड stdio.h का यूज होता है, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है onio.h, void main clr scr for clearing the screen, gtch for holding the screen output। अब हमें नंबर इनपुट में लेना है कीबोर्ड के थ्रू, तो किस तरह का लेना है, इंटीजर टाइप। किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे printf enter any decimal number, तो डेसिमल नंबर हम यहाँ करवाएंगे। अब इसको इनपुट कर लेंगे स्कैनफ के थ्रू %d, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई %d है, और यहाँ लिख देंगे हम %num। तो ये तो हमारा नंबर इनपुट में आ गया। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, एज पर अभी जो हमने लॉजिक डेवलप करा था उसके अकॉर्डिंग, जब तक नंबर की वैल्यू वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तब तक हमें इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना होगा। कैसे, सबसे पहले तो हम इसको प्रिंटफ में कर देंगे। प्रिंटफ में क्या करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में %d, नंबर के ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद में नंबर को कन्वर्ट किससे कर देंगे, नंबर डिवाइडेड बाई 2। यही करा हुआ है हमने हमारे नोटपैड के अंदर, जो भी काम करा है कि इसको हमने डिवाइड करा हुआ है। पहले तो हमने मॉड्यूलर ऑपरेटर निकाला ताकि डिजिट निकल गई है, उसके बाद में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो वही काम हमने अभी अब यहाँ पे करा है। अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। सेव करने के बाद
देखते हैं कि क्या हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। नंबर लिया हमने 20, तो 00101 ये हमारे पास में आउटपुट में आ रहा है, जो कि हमारे जो नोटपैड में करा था उसके जैसा बिल्कुल है। अब इसको अगर हमें 20 का इक्विवेलेंट टू बाइनरी है तो इसको लेफ्ट टू राइट रीड ना करके राइट टू लेफ्ट रीड कर दे देंगे। अगर 10100 तो ये हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। कैसा? इक्विवेलेंट टू बाइनरी। 20 का इक्विवेलेंट हो जाएगा बाइनरी का। अब इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना होगा रिकर्जन के थ्रू। वैसे ये अभी पूरा बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो नंबर निकला है उसको अब हमें रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी हमें प्रिंट करना होगा कि किस तरीके से ये प्रिंट हुआ है। तो उसके लिए किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आप? इसको भी इस नंबर को पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अकॉर्डिंग, नंबर चेक करेंगे किस डिजिट तक गया है। तो जो हमने ऑलरेडी 3-4 बार प्रोग्राम बना लिया है कि 5 डिजिट नंबर हम एंट्री करवाते हैं और उसके एक एक नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 पे एंट्री करवाई तो उसको प्रिंट करवाना 5 4 3 2 1। इस तरह के हम प्रोग्राम कई बना चुके हैं, तो उन प्रोग्राम को आप एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज करके इसको आगे का प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो अब हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको यूजिंग रिकर्जन। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ये हो गया कमेंट में। अब हमें बनाना है रिकर्जन फंक्शन का। तो देखिए प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं इसका। क्या करना था हमें? इसको बाइनरी निकालना है, बाइनरी कन्वर्ट बाइनरी। किसको? इंट में कोई नंबर आएगा उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। अब प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया तो अब इसको हम कन्वर्ट भी कर देते हैं। इसको डेफिनेशन लिख देते हैं, कन्वर्ट बाइनरी। ये आ गया हमारे पास में इंट नम। ये हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दिया, इसकी डेफिनेशन लिख दी। सिंपल से जो हमने व्हाइल लूप में करा था उसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो क्या करना है हमें? printf %d। यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? नम के ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया 2 जो हमने ऊपर करा हुआ था, और उसके बाद में वापस इसी फंक्शन को कॉल कर दिया है हमने, कन्वर्ट बाइनरी। कितना? नंबर डिवाइडेड बाई 2। और रिकर्जन से बाहर निकलना है तो उसके बाद में क्या कर देंगे? एल्स रिटर्न। किससे बाहर निकल जाओ अगर नंबर 0 हो गया तो। इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, कन्वर्ट बाइनरी। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या? नम, जो हम कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करवाई है उसको हम रन करा के चेक करते हैं। हमने एंट्री लिए 20, तो आउटपुट में हमारे पास में क्या गया? 00101। ये तो वो एज इट इज आ गया जैसे कि अभी हमने वाइल लूप के थ्रू करा था। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट करने के बाद में अब हमें इस नंबर को रिवर्स नंबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर मैं इस वाले काम को, स्टेटमेंट को इसके नीचे लिख देता हूं तो क्या होगा? %d नम मॉड्यूलर ऑपरेटर 2। इस स्टेटमेंट से आपको ये भी प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि रिकर्जन फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले कौन सा कैलकुलेट होता है, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल F9 करा मैंने, 20 लिखा, कन्वर्ट बाइनरी नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर्स को मैंने सेव कर दिया है, %d बाइनरी, कंट्रोल F9 1p। कुछ मिस्टेक हो रही है। गेट नंबर 2 इंटू नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर इज ग्रेटर देन 0 कन्वर्ट बाइनरी नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर रिपीट होता हुआ चला गया है, नंबर के ऊपर चला होता जाएगा। बिल्कुल सही है प्रोग्राम तो हमारा, लेकिन ये रन क्यों नहीं कर रहा है?
यहाँ से स्टेटमेंट डिलीट हो गया है। कन्वर्ट बाइनरी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। कन्वर्ट बाइनरी नंबर पास कर दिया नम। अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। 210100, तो ये नंबर एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, डेसिमल टू बाइनरी के अंदर। तो देखिए एक स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करने से हमारा आउटपुट सारा का सारा चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जैसे ही नम पहले आएगा तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट बाइनरी नंबर के ऊपर चला गया। अब इसको हम हमारे नॉर्मल तरीके से चेक कर लेते हैं किसके थ्रू। ये क्या करता हुआ चला जाएगा, ये सबसे पहले लास्ट के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे ये सब जब जीरो आएगा तो यहाँ से इंप्लीमेंट करेगा। सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि ये काम करेगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। क्यों की तरह काम नहीं करता, ये स्टैक के अंदर करता है। स्टैक के अंदर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए से ये हमारे पास में इस तरीके से आउटपुट आ गया। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे कि रिकर्जन स्टैक के ऊपर काम करता है तो किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। जब हमने नॉर्मल तरीके से व्हाइल लूप के थ्रू करा तो हमारे पास में इस फंक्शन के साथ में एक और फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन अगर रिकर्जन के थ्रू हम यूज कर रहे हैं तो वही काम हमारा सीधा एक छोटे से कोड के थ्रू इंप्लीमेंट हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.E। इस क्वेश्चन में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू ऑब्टेन द रनिंग सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। मतलब एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो कि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का सम हमें रिटर्न में देगा। तो हम फंक्शन ऐसा बना देंगे जो कि इनपुट में ले कोई कुछ भी नंबर की इतने नंबर्स का आपको आउटपुट में शो कर दे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर जो आते हैं एक्सेप्ट जीरो वो होते हैं नेचुरल नंबर से। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जब भी जाते हैं तो वो नेचुरल नंबर की सीरीज आती है। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो किस तरह का फंक्शन बनेगा हमारा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 रिटर्न में इस तरीके से देना चाहिए हमें। तो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, कोई फंक्शन जैसे हम बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर पहले बोल दिया हमने 1 प्लस फंक्शन 2, तो n प्लस फंक्शन n प्लस 1, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। हम हमारा एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि सिंपल सा होगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। हम इसको सेव कर देते हैं। ch10 अंडरस्कोर b अंडरस्कोर e डॉट c s include stdio डॉट h s include conio डॉट h void main ये लिख दिया हमने CLRSCR और होल्डिंग द स्क्रीन लिख दिया हमने GTCH। क्या करना है, हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो कि हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर दे देगा। तो क्या करेंगे, इंट सम नेचुरल, इसका इंट इंटीजर टाइप के नंबर्स होंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होगा, इंट सम नेचुरल, ये लिख दिया हमने इंट n। क्या आएगा, इफ i इक्वल टू 1। चलिए इसको छोड़ के हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न में क्या चला जाएगा हमारे पास, रिटर्न n प्लस सम नेचुरल n प्लस 1। ये नंबर हमारे पास में बार बार रिपीट होता रहेगा। कब तक जाना है ये हमें इसको चेक करना है कि कहां से लेकर के कहां तक हमको लेकर के जाना है। तो इस चक्कर के अंदर क्या करेंगे, इसको n प्लस 1 की जगह पे n माइनस 1 तक हम लेकर के चले जाएंगे। n माइनस 1 आउटपुट में हम प्रिंट करेंगे कितना, इनपुट के अंदर 25 देंगे। तो यहाँ पे इसके रिकर्जन एंड कहाँ पे हमारा रिकर्जन बंद होगा वो कंडीशन लिख देंगे, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। केवल तब तक ये चलेगा, अदरवाइज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट सम इक्वल टू 0, या हम बोल देते हैं सम इक्वल टू
सम नेचुरल 25, वो प्रिंटफ में क्या देते हैं, प्रिंटफ %d, और ये दे दिया हमने सम। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर दिया और ये इसको हमने रन करा दिया, तो ये आ गया हमारे पास में 325। ओके, इस प्रोग्राम को अगर हमें चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो उसको सबसे पहले हम 5 के लिए रन करा देते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ये आया हमारे पास में 15, तो 15 आया है, तो इसको चेक करके देख लेते हैं हम कि आउटपुट में क्या आने वाला होगा। 5 दिया था तुमने, क्या बोला, 5, 4, 9, 12, 14 एंड 15, मतलब कि हमारा प्रोग्राम एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, ना कि कुछ गड़बड़ आ रही है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारे पास में प्रोग्राम डेवलप बन गया, कितना, n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।